हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 8 लेसन 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ बेसिकली की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में ब्रीफ नॉलेज देता है, राइट। डिटेल में तो नॉलेज नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ, एक ब्रीफ नॉलेज दी हुई है ताकि आप उन इंस्टीट्यूशंस को पहचान सको, आप एटलीस्ट उनका रोल जान सको। ठीक है जी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है नीति आयोग के बारे में। आ जाइए जी, एक एक करके कवर करते हैं। नीति आयोग, नीति का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। बेसिकली आप इसे कह सकते हैं वन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेटिक्स यंगेस्ट इंस्टीट्यूशन, मतलब लेटेस्ट इस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया है, राइट। देखिए, नीति आयोग के बारे में समझने से पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है। इंडिया का स्ट्रक्चर फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या है, यहाँ पर दो लेवल पर गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी पावर्स है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, स्टेट गवर्नमेंट्स की अपनी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट्स किन मैटर्स पे लॉ बना सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया हुआ है, शेड्यूल 7 में, लिस्ट 1 में। स्टेट गवर्नमेंट कौन से मैटर्स पर लॉ बना सकती है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया हुआ है, शेड्यूल 7 में, लिस्ट 2 के अंदर, राइट। इसका मतलब इनकी लॉ मेकिंग पावर्स भी अलग अलग है। तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करती है और बहुत सारे मैटर्स ऐसे हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। लेकिन जब हम ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो वो तभी पॉसिबल है जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करें। मतलब जो भी पॉलिसी बनाई जाए सेंट्रल लेवल पर, वो स्टेट गवर्नमेंट्स भी उस पॉलिसी को सपोर्ट करें। अगर स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर नहीं चला जाएगा, इनकी कोऑपरेशन नहीं होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश कर ले, इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की बेटरमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी। जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस वक्त जो हमारी गवर्नमेंट थी बड़ी डरी हुई थी। डरी हुई क्यों थी? क्योंकि इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहकर आई थी कि हम इंडिया में बिजनेस करने आए हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपनी पावर इंडिया में कंसंट्रेट करी, अपनी पावर इंक्रीज करी, बिजनेस को एक्सपेंड किया, धीरे धीरे लैंड एक्वायर करी। जो उन्होंने लैंड एक्वायर करी वो लैंड पर अपनी मिलिट्री खड़ी कर दी उन्होंने। फिर जो इंडिया में राजा थे, महाराजा थे, उनको आपस में भिड़वाया। ऐसे धीरे धीरे करते करते अपनी पावर इंक्रीज करते चले गए इंडिया में, और एक टाइम ऐसा आया जब पूरे इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया, मतलब इंडिया पे रूल करने लग गए, राइट। तो जी, स्टार्टिंग हुई थी एक बिजनेस यूनिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाद में पूरे इंडिया पर रूल करने लग गए थे। तो जी, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ये सिनेरियो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती थी। इंडियन गवर्नमेंट को पता था कि भैया उस वक्त इंडिया की हालत बहुत ख़राब है, लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने थे उस वक्त इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया की बेटरमेंट के लिए, इंडिया की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया? गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जितने भी की एरियाज़ हैं, जितने भी की एरियाज़ हैं, उन सारे एरियाज़ को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया इंडिया की डेवलपमेंट को हम मेनली अपने हाथों में रखेंगे, इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है। तो उस वक्त की जो हमारी गवर्नमेंट थी, बेसिकली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो जी उस वक्त की गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कमीशन बनाई जिसका नाम दिया प्लानिंग कमीशन। क्या नाम दिया? प्लानिंग कमीशन। और इस कमीशन का काम क्या था? इस कमीशन का काम था पॉलिसीज डिजाइन करना। कौन सी पॉलिसीज? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कौन थी, ये प्लानिंग कमीशन क्या था? थिंक टैंक। थिंक टैंक, इसका काम क्या था? सिर्फ सोचना कि इंडिया की डेवलपमेंट कैसे होगी। तो जब जो प्लानिंग कमीशन थी इसने प्लान्स बनाने शुरू किए, बेसिकली 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, ऑल्दो कुछ 2 ईयर्स के भी थे, एक आधा प्लान मतलब बीच में जैसे इंडिया का और कंट्रीज के साथ वॉर होता रहा, तो एग्जैक्टली 5 ईयर्स तो नहीं बन पाए थे, ज़्यादातर 5 ईयर्स थे, लेकिन बीच में कुछ ये था कि टर्म कम भी थी। ठीक है जी, अब जी जो ये 5 ईयर प्लान्स थे, यहाँ पर हर प्लान में एक पर्टिकुलर सेक्टर की ग्रोथ के लिए प्रपोजल रखा गया। जैसे कि मान के चलो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो यहाँ पर कहा गया जी एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी हमारी। क्यों होगी? क्योंकि उस वक्त इंडिया भूखी मर रही थी, खाने के लिए दाने नहीं थे, तो उस वक्त एग्रीकल्चर को प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक, तो जी अलग अलग प्लान्स के अंदर अलग अलग सेक्टर्स को प्रमोट करने की बात की गई, कोशिश की गई इंडिया की ओवरऑल डेवलपमेंट की, लेकिन एक्चुअल में ये प्लान इतने सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि जो प्लान्स बनाए जाते थे वो रियलिटी के बेसिस पे नहीं बनाए जाते थे, वो बेसिकली पेपर्स पर बनाए जाते थे। अब जी जो पेपर्स पर प्लान बनाए जा रहे हैं उसके लिए क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं या नहीं है, मैन पावर है या नहीं है, जितने टाइम के अंदर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है उतने टाइम पे प्लान एग्जीक्यूट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब ऐसा कुछ भी एनालाइज नहीं किया जाता था। और एग्जीक्यूशन प्लान की जब हो जाती थी उसके बाद जो फीडबैक था कि एक्चुअल में जो हमने प्लान एग्जीक्यूट किया उसमें क्या कमियां रही, जो हमने ग्रोथ रेट डिसाइड की थी, लेट्स से अगर फर्स्ट ईयर प्लान के अंदर हमने 5% ग्रोथ रेट डिसाइड की थी, तो एक्चुअल में उतनी ग्रोथ रेट रही या नहीं रही। तो जी एग्जीक्यूशन का एनालिसिस बहुत लेट होता था, बहुत लेट होता था, इसीलिए जो गलतियां होती थी उनको ठीक करने का भी टाइम नहीं मिलता था। राइट, तो ओवरऑल जो 5 ईयर प्लान्स थे जो हमारी प्लानिंग कमीशन बनाती थी वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे। पहला रीज़न, प्लान्स पेपर पर बनाए जाते थे बिना ये देखे कि एक्चुअल में रिसोर्सेज अवेलेबल है या नहीं है, मैन पावर अवेलेबल है या नहीं है, प्लान जिस टाइम के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए वो टाइम सफिशिएंट है या नहीं है। दूसरी चीज़, एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाती थी प्लान की। तीसरी चीज़, एग्जीक्यूशन में जितनी भी ड्रॉबैक्स थी उन सब का एनालिसिस प्रॉपर टाइम पर नहीं हो पाता था, इसलिए ड्रॉबैक्स को रिमूव भी नहीं किया जा पाता था उस टाइम पर। राइट, तो जी थोड़ा सा यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फेलियर रहा गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जी जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग कमीशन को हटा दिया। प्लानिंग कमीशन को हटा के बीजेपी गवर्नमेंट क्या लेके आई? नीति आयोग। ठीक है जी, तो कब आया नीति आयोग एग्जिस्टेंस में? कहता है जी 2015 में, 1 जनवरी 2015। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक, नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। तो आपसे पूछा जा सकता है सक्सेसर ऑफ नीति आयोग इज द सक्सेसर ऑफ, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। ठीक है जी, अब जी प्लानिंग कमीशन है क्या? कहता है इंक्यूबेटर ऑफ आइडियाज फॉर द डेवलपमेंट। आज की डेट में प्लानिंग कमीशन क्या है? कहता है जी थिंक टैंक। सोचने का काम करता है प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग तो बेसिकली सोचने का काम करता है। ठीक है, नीति आयोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कहता है जी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का काम करता है। लेकिन कहता है जो पॉलिसीज नीति आयोग क्रिएट करता है वो पॉलिसीज सिर्फ और सिर्फ अपने लेवल पर या सेंट्रल लेवल पर क्रिएट नहीं करता। नीति आयोग स्टेट्स को साथ लेके चलता है। कोर मिशन ऑफ नीति आयोग एज स्टेटेड बाय द कैबिनेट रेजोल्यूशन
ऑन नीति आयोग, मतलब जिस कैबिनेट ने नीति आयोग बनाने का रेजोल्यूशन पास किया था, तो कैबिनेट ने क्या कोर मिशन बताया था नीति आयोग का। कहता है थ्रू इट्स कमिटमेंट टू अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सबको साथ लेके चलना पॉलिसी मेकिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हमेशा क्लैश रहते हैं, उन क्लैशेस को कम करना, राइट। प्रमोशन ऑफ सिटीजन एंगेजमेंट, कहता है नीति बनाना सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, अल्टीमेटली नीति किसके ऊपर एग्जीक्यूट की जाएगी, पॉलिसीज किसके ऊपर एग्जीक्यूट की जाएगी, कहता है लोगों के ऊपर एग्जीक्यूट की जाएगी। तो हम लोग प्लानिंग कमीशन वाली गलती नहीं करेंगे कि पेपर पर पॉलिसीज बना दी बिना ये सोचे कि लोगों पर कैसे एग्जीक्यूट होगी, लोगों का साथ ये पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करने में कैसे लिया जाएगा। कहता है हम लोग अपनी सारी पॉलिसीज में सिटीजन्स को साथ लेकर चलेंगे, ठीक है जी। गैलिटेरियन एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, गैलिटेरियन का मतलब क्या होता है, ये मानना कि ऑल पीपल आर इक्वल एंड ऑल पीपल हैव राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो उस बेसिस पर हम लोग अपनी नीति बनाएंगे, हम लोग अपनी पॉलिसीज बनाएंगे। पार्टिसिपेटिव एंड एडप्टिव गवर्नेंस, सबको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट किया जाएगा। रूढ़िवादिता नहीं लेके चलेंगे, कहते हैं ना कि भैया पत्थर पर लकीर खींच दी यही करना पड़ेगा, कहता है ऐसा कुछ नहीं है। जैसी सर्कमस्टांसिस होंगे, जैसी कंडीशंस होगी, वैसे ही गवर्नेंस का तरीका चेंज किया जाएगा। इंक्रीजिंग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कोर मिशन बताया गया वो बड़ा क्लियर है कि हम लोग जो नीति बनाएंगे, हम लोग इंडिया के बेटरमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, वो पॉलिसीज़ सिर्फ पेपर्स पर ही नहीं बनेगी। वो पॉलिसीज़ बनाते हुए हम स्टेट गवर्नमेंट को साथ लेकर चलेंगे, वो पॉलिसीज़ बनाते हुए हम इंडिया के सिटीजन्स को साथ लेकर चलेंगे, वो पॉलिसीज़ बनाते हुए हम गैलिटेरियन कंसेप्ट को साथ लेकर चलेंगे कि सारे लोग एक समान हैं और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। पार्टिसिपेटिव एंड एडप्टिव गवर्नेंस, कि हम गवर्नेंस के अंदर सबको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को अडॉप्ट किया जाएगा। वी विल इंक्रीज द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। The Niti Aayog will seek to provide a critical, directional and strategic input into the development process. ठीक है जी। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, to evolve a shared vision of the national development priorities, sectors and strategies with the active involvement of states in the light of national objective. ठीक है, तो आप बड़े ध्यान से देखिए, क्लियर कट लिखा हुआ है कि हम जो स्ट्रेटजीज बनाएंगे उसके अंदर वी विल कंसिडर द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स, और जो स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट होगी वो स्टेट्स के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, मतलब हम पूरे इंडिया की डेवलपमेंट की बात करेंगे। शेयर्ड विजन, शेयर्ड विजन का मतलब जो आपकी आंखों ने भी देखा है सपना, जो मेरी आंखों ने भी देखा है सपना, जो सबकी आंखों ने देखा है कि हम इंडिया को ऐसा बनाएंगे, ठीक। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म्स विद द स्टेट्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, रिकॉग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक स्ट्रॉन्ग नेशन। तो नीति आयोग ने एक बड़ी सिंपल सी चीज को समझा कि अल्टीमेटली इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स मिलकर इंडिया बना हुआ है। जब तक स्टेट्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक इंडिया स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए हम लोग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करेंगे। टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब हम लोग सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी लेकर चलेंगे। थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव्स एंड मैकेनिज्म,
तो जी जो भी हम लोग पॉलिसी बनाएंगे वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी होगी, जहां पर एग्जैक्टली ये बताया जाएगा कि क्या मैकेनिज्म्स फॉलो किए जाएंगे और कैसे स्टेट्स को सपोर्ट दिया जाएगा, कैसे स्टेट से सपोर्ट लिया जाएगा। टू डेवलप मैकेनिज्म्स टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स एट विलेज लेवल। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर से इंडिया को साफ नहीं करेंगे, इंडिया को चमकाएंगे नहीं, हम लोग अंदर तक जाकर विलेज लेवल तक जाकर चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करेंगे। टू एंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी आर इनकॉर्पोरेटेड इन स्ट्रेटजी, इकोनॉमिक स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज। To pay special attention to the sections of our society that may be at risk of not benefiting adequately from the economic progress। तो अगर कोई ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास लोग हैं, SC ST होते हैं, राइट, उन सेक्शंस के ऊपर हम लोग स्पेशल फोकस रखेंगे और ध्यान देंगे कि जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है उस डेवलपमेंट में उनको भी बेनिफिट पहुंचे। टू डिज़ाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क एंड इनिशिएटिव्स एंड मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर एफिशिएंसी। तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाएगी। टू प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज partnerships between key stakeholders and national and international लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स। तो जी जितने भी की स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी बिजनेस यूनिट्स होती है, स्कॉलर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, राइट, अगर हम लोग कोई कॉरपोरेट फील्ड में, सेक्टर में डिसीजंस या पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो ICSI को इन्वॉल्व किया जाएगा, ICAI को इन्वॉल्व किया जाएगा, बड़े बड़े कॉरपोरेट धुरंधरों को इन्वॉल्व किया जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है हम लोग अपने कैबिन में बैठ के पॉलिसी बनाने वाले हैं। वी विल प्रोवाइड एडवाइस एंड एनकरेज पार्टनरशिप्स। जितने भी नेशनल या इंटरनेशनल लाइक माइंडेड थिंक टैंक्स हैं, एज वेल एज एजुकेशनल एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इन सबको साथ लेकर चला जाएगा। टू क्रिएट नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरल सपोर्ट सिस्टम। ठीक है जी, तो वी विल ट्राई टू क्रिएट द नॉलेज, जैसे कि स्किल इंडिया, ठीक, इनोवेशंस, हम लोग नई नई चीज़ों के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हम लोग लोगों को प्रमोट करेंगे कि वो नई नई चीज़ें लेके आए, कुछ नया इनोवेटिव मार्केट में लेकर आए, राइट। और जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक्सपोर्ट सिस्टम बनाया जाएगा, जैसे कि उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पर वो आपस में मिल सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फंड्स अलग से क्रिएट किए जाएंगे एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए या उनको लोन वगैरह देने के लिए। टू ऑफर अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इशू। तो भैया वी विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपस में अगर सेक्टरल कन्फ्लिक्ट है, एक सेक्टर के प्रमोशन से दूसरा सेक्टर अगर हर्ट हो रहा है, दूसरा सेक्टर का डेट्रीमेंटल हो रहा है, दूसरा सेक्टर नीचे जा रहा है, तो उस चीज़ को कैसे रिजॉल्व किया जाए आपस में डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर और कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के अंदर अगर कुछ इश्यूज हो रहे हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। रिसर्च ऑन गुड गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है? सबको साथ लेकर चलना, आज की ज़रूरत पूरा करना और आगे के लिए बचा कर चलना। ठीक है जी, तो हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड में किस पर्टिकुलर फील्ड में, किस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या गुड गवर्नेंस है, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उस बेसिस पर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ डेवलप करेंगे। हम केस स्टडीज़ करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड में देखेंगे किस कंट्री में क्या चीज़ अच्छी है, उन्होंने क्या किया जिसकी वजह से वो अच्छे बने, उस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे बने। हम उस चीज़ पर रिसर्च करेंगे, तब हम पॉलिसीज़ क्रिएट करेंगे। आइडेंटिफाइंग द नीडेड रिसोर्सेज टू स्ट्रेंथन द probability of success and scope of delivery of the programs and initiatives. Technology upgradation,
एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव। जैसे मैंने आपको कहा था कि भैया जो प्लानिंग कमीशन था वो ऑन पेपर बेसिकली प्लान्स बनते थे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होते थे नहीं होते थे, एग्जीक्यूट होते थे नहीं होते थे। नीति आयोग ने कहा कि भैया हम लोग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी ध्यान देंगे ताकि प्लान सिर्फ पेपर पे ना रहे, प्लान्स एक्चुअल में इम्प्लीमेंट हो, राइट। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स। ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है, जिस तरह 4 ऑप्शंस दे दी, इनमें से कौन से ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग नहीं है, या 4 ऑप्शन दे दी, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग है, इस टाइप में। नीति आयोग एंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स। तो जो भी एक्टिविटीज नीति आयोग करता है, कहता है हम उन सबको 4 कैटेगरीज में, 4 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क। सबसे पहला काम पॉलिसी बनाना, प्रोग्राम बनाना, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया। फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो भी पॉलिसीज बनाई जाएगी, जो भी प्रोग्राम्स बनाए जाएंगे, उसके अंदर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को कंसीडर किया जाएगा, मतलब सेंटर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। प्रोग्राम्स या पॉलिसीज सिर्फ पेपर पर नहीं बनाई जाएगी, बल्कि उनको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया जाएगा और रियल टाइम बेसिस पर उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। वो प्लानिंग कमीशन वाली गलती नहीं होगी कि पहला 5 ईयर प्लान 10 साल बाद इवैल्यूएट किया जा रहा है कि एक्चुअल में प्लान में क्या कमियां थी। कहता है हम तो जो प्लान एग्जीक्यूट करेंगे, साथ साथ मॉनिटर करेंगे, साथ साथ इवैल्यूएट करेंगे, और जो कमियां होगी साथ साथ उन कमियों को रेटिफाई करेंगे। थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन। ठीक है जी। कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग। अब जी मैं एक बार आपकी बुक से दोबारा शो कर दूं। नीति आयोग के बारे में आपकी इकोनॉमिक्स की बुक में क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताया हुआ है। उसके अलावा ये 4 जो हेड्स हमने डिस्कस किए वो बताया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है जी डिफरेंट वर्टिकल्स ऑफ नीति प्रोवाइड द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन। तो जी कौन कौन से वर्टिकल्स में नीति आयोग पॉलिसीज बनाती है, प्रोग्राम्स बनाती है, अपना सपोर्ट देती है, तो वो सारे सेक्टर्स की लिस्ट दे रखी है और इसमें एक्चुअल में कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा हुआ। एग्रीकल्चरल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, वुमेन एंड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 23 सेक्टर्स लिखे हुए हैं और कायदे से कोई भी सेक्टर नहीं छोड़ा हुआ। तो मुझे मतलब ये चीज़ ज़रूरी नहीं लगी कि मैं ये चीज़ नोट्स में डालूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो जी आगे जो मैंने ये कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग दिया हुआ है या फिर अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द नीति आयोग दिया हुआ है, रेलिवेंस ऑफ नीति आयोग दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि नीति आयोग का टॉपिक आपके एक और स्टडी मैट के अंदर है, दैट इज करंट अफेयर्स। तो जी करंट अफेयर्स में जो नीति आयोग के बारे में बता रखा है वो भी मैंने यहीं पर कवर कर लिया, और इकोनॉमिक्स में जो नीति आयोग के बारे में बता रखा है वो भी मैंने यहीं पर कवर कर लिया। ठीक है जी। तो ये जो कंपोजिशन ऑफ नीति आयोग है बेसिकली आपके करंट अफेयर्स वाले स्टडी मैट के अंदर है। हाँ जी। तो जनरल कंपोजिशन क्या होता है? कहता है जी एक तो चेयरमैन होता है नीति आयोग में, और चेयरमैन कौन होता है? जो भी करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर जी वाइस चेयरपर्सन टू बी अपॉइंटेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। फुल टाइम मेंबर कहता है एज रिक्वायर्ड, कोई यहाँ पर नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, जितनों की जरूरत पड़ेगी। पार्ट टाइम मेंबर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2, और वो भी रोटेशनल बेसिस पर। ये जो पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं दीज शैल बी स्कॉलर्स फ्रॉम द लीडिंग यूनिवर्सिटीज, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ लेकर चलेंगे नीति बनाने में, राइट, पॉलिसीज क्रिएट करने में। फिर जी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 4 मेंबर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द पीएम।
Chief executive officers shall be appointed by the PM for the fixed tenure. His rank shall be equal to the rank of the Secretary of Government of India. सेक्रेटरीट कहता है जी एज रिक्वायर्ड। ठीक, अब जी जो करंट कंपोजिशन है वो क्या है? तो चेयरमैन की पोजीशन हमने कहा जी, चेयरमैन कौन होते हैं? ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जी करंट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कौन है? हमारे श्री नरेंद्र मोदी, वो चेयरमैन है नीति आयोग के। फिर जी वाइस चेयरपर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमने देखा, तो करंट कौन है? राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। फिर जी फुल टाइम मेंबर्स हमने कहा कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं फुल टाइम मेंबर्स? एज रिक्वायर्ड। तो करंटली कितने हैं जी फुल टाइम मेंबर्स? ये 3 है हमारे पास। ठीक है, तो क्या इनके नाम याद रखने जरूरी है? कहता है हाँ जी, नाम याद रखने बड़े जरूरी है। BK शेरावत, प्रोफेसर रमेश चंद एंड BK पॉल। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहता है जी 4, कौन कौन से जी? 4। अब हमने कहा ना कि भैया ये कौन होते हैं? ये होते हैं मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पढ़ा था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जी श्री राजनाथ सिंह आप जानते होंगे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। श्री अमित शाह आप जानते होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। श्रीमती निर्मला सीतारमन, तो इनको तो आप जानते होंगे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एंड नरेंद्र सिंह तोमर, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। ठीक है जी, तो ये 4 कौन है हमारे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स एट प्रेजेंट। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहता है जी श्री अमिताभ कांत। स्पेशल इन्वाइटीज कौन कौन है? ये हमारे पास स्पेशल इन्वाइटीज है श्री नितिन गटेरी, बीच का जयराम आता नहीं ना बोलने में, तो नितिन गटेरी आप जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ, ये सारे बीजेपी के हैं बेसिकली, नितिन गटेरी बीजेपी का है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है जी। फिर जी थावर, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पीयूष गोयल, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज एंड मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिर जी राव इंद्रजीत सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो कुल मिला के आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, कंप्लीट कंपोजिशन याद रखनी है MCQs के फॉर्मेट मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है जी। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट नीति आयोग। नीति आयोग क्या है? कहता है जी एक थिंक टैंक of the government of India providing both directional and policy input. नीति आयोग act as the int essential, int कह सकते हैं, right, मतलब most perfect platform of government of India to bring states to act together in the national interest and therefore fosters cooperative federalism. At the core of नीति आयोग creations are 2 hubs. ये important है MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली 2 हब्स हम कह सकते हैं, एक तो ऐसी टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब लीड्स द एंगेजमेंट ऑफ स्टेट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बेसिकली ये जो नीति आयोग ने इंटरनल टीम बना रखी है, इसका काम क्या है कि पूरे इंडिया को एक कर चलना, सारे स्टेट्स को अपने साथ लेकर चलना। वाइल नॉलेज एंड इनोवेशन हब बिल्ड्स नीतीज थिंक टैंक कैपेसिटी। तो बट ऑब्वियसली बात है, नाम अपने आप में ही बता रहा है कि भैया नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसका काम क्या है? सोचना, राइट। दीज हब्स रिफ्लेक्ट 2 की टास्क ऑफ द आयोग। पहला, पूरे देश को साथ लेके चलना। दूसरा, थिंक टैंक मतलब पॉलिसीज डिजाइन करना, स्ट्रेटजीज बनाना, प्रोग्राम्स क्रिएट करना। नीति आयोग वाज मैंडेटेड टू, कहता है कि क्या काम है, मैंडेटेड का मतलब क्या वर्क है नीति आयोग का, किस लिए क्रिएट की गई है? फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इवॉल्व अ नेशनल कंसेंसस ऑन डेवलपमेंट गोल्स। भाई जो डेवलपमेंट गोल्स सारे एग्री करेंगे
वही अचीव किए जा सकते हैं। तो जो डेवलपमेंट गोल्स हम लोग लेके चल रहे हैं, सेंटर और सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट उसी डायरेक्शन में सोचे, तभी पॉसिबल है उन गोल्स को अचीव करना, राइट। रीडिफाइन द रिफॉर्म्स एजेंडा, जो फिलहाल रिफॉर्म्स एजेंडा में कमियां हैं उनको रीडिफाइन करना। एक्ट एज प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ क्रॉस सेक्टरल issues between the state and central government, capacity building and to act as knowledge and innovation hub. रेलिवेंस ऑफ नीति आयोग, 4 रेलिवेंस दिए हुए हैं जी, ये सारा आपका जो करंट अफेयर वाला मॉड्यूल है उसमें दिया हुआ है। तो रेलिवेंस ऑफ नीति आयोग, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ। वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ नीति आयोग लाइक हेल्दी स्टेट, प्रोग्रेसिव इंडिया। अब जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि जी हम स्वच्छ भारत अभियान लेकर आए हैं। अब उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा स्वच्छ होगा, तो हम लोग उनको रैंक करेंगे। तो रैंक में ऊपर आने के चक्कर में स्टेट्स अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, साफ रखेंगे, हेल्दी रखेंगे। तो इसका मतलब उनके बीच में कंपटीशंस होगा बेटरमेंट के लिए, स्वच्छ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। तो यही नीति आयोग की एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, विच गिव परफॉर्मेंस बेस्ड रैंकिंग ऑफ द स्टेट्स अक्रॉस वेरियस वर्टिकल्स टू फोस्टर अ स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द बेस्ट प्रैक्टिस। भाई जो स्टेट ज़्यादा स्वच्छ होगा, ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा बेटर होगा, तो फिर हम देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है अपने यहाँ पर, कैसे उन्होंने अपने आप को ज़्यादा स्वच्छ किया, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए, राइट, कैसे उन्होंने गंदगी हटाई अपने यहाँ से, कैसे लोगों को ज़्यादा हेल्दी किया, कैसे माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करी। फिर वही जो पॉलिसीज़ है, वही जो प्रैक्टिसेस है, वो बाकी स्टेट्स पर कैसे अप्लाई की जा सकती है वो फाइंड आउट किया जाएगा एंड देन ट्राई टू रेप्लिकेट देम इन अदर स्टेट्स। ठीक है जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बार बार समझा चुका हूँ, दोबारा शायद समझाने की जरूरत नहीं है। ग्रेट अकाउंटेबिलिटी, नीति आयोग हैज एस्टेब्लिश्ड अ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। तो जी वो कहते हैं हम रियल टाइम बेसिस पर इवैल्यूएट करेंगे अपनी पॉलिसीज को, अपने प्रोग्राम्स को, उनकी परफॉर्मेंस को, राइट। द डेटा आर देन यूज्ड एट द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग लेवल टू एस्टेब्लिश अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। जो जो कमियां होगी हम साथ साथ उन्हें रेक्टिफाई करते जाएंगे। ऐसा नहीं है पहले 5 ईयर प्लान पूरा खत्म होने दो, उसके 10 साल बाद जो पहला 5 ईयर प्लान था उसको इवैल्यूएट करेंगे। कहता नहीं जी, हम तो साथ साथ इवैल्यूएट करते जाएंगे, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते रहेंगे। अपनी जो पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस एग्जीक्यूशन का रियल टाइम डेटा इकट्ठा करते जाएंगे। हमने बाकायदा एक ऑफिस बनाया है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस। उसका काम क्या होगा, उस डेटा को पॉलिसी मेकिंग में यूज़ करना, जो गलतियां हो रही है उनको रेक्टिफाई करना। अर्लियर इंडिया हैड 12 5-year plans, but they were mostly evaluated long after the plan period had ended. Hence there was no real accountability. Right? सरकारें चेंज हो जाती थी। जो सरकार जिस वक्त 5-year प्लान एग्जीक्यूट किया गया उस वक्त कोई और सरकार थी। जब उसकी बेसिकली असेसमेंट की जा रही है 10 साल बाद कोई और सरकार है, भैया जब वो सरकार ही नहीं रही तो आप उसे गालियाँ दे लो, कोस लो, क्या फ़र्क पड़ता है, अकाउंटेबिलिटी तो ख़त्म होगी ना। थिंक टैंक ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़, तो बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ जी, कन्वर्जेंस फॉर रेजोल्यूशन, तो कुल मिलाकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पर किसी भी तरह के डिफरेंसेस है, चाहे वो सेक्टरल डिफरेंसेस है, चाहे स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस है, वो सब रिजॉल्व किए जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है जी। तो जो नीति आयोग का टॉपिक है वो आपका इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में भी कंप्लीट हो गया, और जो आपके करंट अफेयर्स में दे रखा था नीति आयोग का टॉपिक वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। उसके अलावा जी इकोनॉमिक्स के अंदर आपका दे रखा है फिर 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये भी नीति आयोग का ही एक प्रोग्राम है।
नीति आयोग हैज लॉन्च्ड 7 प्रोग्राम ऑन 10th June 2017 along with the state government। ये फुल फॉर्म भी क्या है, एक एमसीक्यू है। टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। तो जी ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, तो बेसिकली तीन ऐसे तीन स्टेट्स जो है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक किए गए और 3 स्टेट्स जो है वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से पिक किए गए, राइट। तो इट्स एम वाज टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड 3 फ्यूचर रोल मॉडल्स स्टेट फॉर हेल्थ सिस्टम। सिर्फ हेल्थ सिस्टम के लिए नहीं बल्कि एजुकेशन सिस्टम के लिए भी, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ हेल्थ सिस्टम के ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है। बेसिकली जो नीति आयोग की वेबसाइट है वहां से कट कॉपी पेस्ट किया हुआ है आपकी बुक के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, राइट। द 3-way पार्टनरशिप बिटवीन द नीति, मतलब जो ये हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 3 स्टेट्स पिक किए गए, उन स्टेट्स में जो प्रोग्राम्स रन किए जाएंगे, कहता है उस प्रोग्राम्स में 3-way पार्टनरशिप होगी। एक तो नीति आयोग, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तीसरा नॉलेज पार्टनर्स जो कि प्राइवेट पार्टनर्स होंगे, ठीक है। हाँ जी, स्टेट सेलेक्टेड बाय नीति आयोग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग चेंज इन द हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स। तो जी अगर हम नीति आयोग ने हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 स्टेट्स जो सिलेक्ट किए, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटका, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 3 स्टेट सिलेक्ट किए वो है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड। बट आपकी बुक में सिर्फ इन 3 स्टेट्स के बारे में ही दिया हुआ है, इन 3 स्टेट्स के बारे में नहीं दिया हुआ। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बेसिकली आपकी बुक के अंदर सिर्फ ये दिया हुआ है, झारखंड, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, मतलब एजुकेशन वाला दिया हुआ है, सिर्फ हेल्थ वाला नहीं दिया हुआ। तो हेल्थ का भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश, असम, कर्नाटका, इन 3 स्टेट्स को पिक किया गया है, राइट। द प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दी स्टेट्स अलोंग विद द नॉलेज पार्टनर्स। कौन है जी नॉलेज पार्टनर्स? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड पिरामल फाउंडेशन फॉर एजुकेशन लीडरशिप। तो ये हमारे पास एक तो नीति आयोग हो गया एक पार्टनर, दूसरा पार्टनर खुद उस स्टेट की गवर्नमेंट होगी, तीसरे पार्टनर हमारे ये प्राइवेट पार्टनर्स हो गए हैं। कंसोर्टियम विद द नीति आयोग एज अ फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर इन द प्रोसेस, ठीक है जी। द चूजन स्टेट्स हैव बीन कमिटेड टू टाइम बाउंड गवर्नेंस रिफॉर्म इन बोथ द सेक्टर्स। तो ये एक टाइम बाउंड प्रोग्राम लेके चला जाएगा, कितने टाइम का? 30 months का। A program management unit to push the efficiency and efficacy in governance structure and service delivery will now be available in 6 chosen states for a period of 30 months। पर एक्चुअल में ये जो टाइम पीरियड है खत्म ही होने जा रहा है by the end of 2020। The 2 phases of the projects have been completed. It is now in the 3rd phase of implementation which will last for 18 months, ठीक है। और वो 18 months भी खत्म ही होने जा रहे हैं लगभग। हाँ जी, मेजर अचीवमेंट्स अंडर द प्रोजेक्ट साथ एजुकेशन। तो आपकी बुक में यही दे रखा है साथ एजुकेशन, तो मैंने यहाँ पर फिलहाल साथ एजुकेशन के बारे में दे दिया। कहता है इन डेप्थ फील्ड डायग्नोसिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्कूल्स। भाई एजुकेशन सिस्टम को बेटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? कहता है वहाँ के उस पर्टिकुलर स्टेट्स के स्कूल्स की डीप नॉलेज, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स की डीप नॉलेज। फिर जी एक रोड मैप तैयार किया गया, रोड मैप रिलीज किया गया और माइलस्टोन्स दिए गए। माइलस्टोन्स किस फॉर्म में कि भैया स्कूल में कम से कम ये फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम से कम इतने बच्चे स्कूल में होने चाहिए। गवर्नमेंट्स को ये एक माइलस्टोन दिया गया कि इस स्कूल के अंदर आपको 60 स्टूडेंट्स को
एडमिट करना ही करना है, इस पर्टिकुलर क्लास में आपको इतने बच्चों को एडमिट करना ही करना है। तो गवर्नमेंट घर घर जाकर गरीब बच्चों के माँ बाप से बातचीत करेगी कि आप इन्हें पढ़ाइए, स्कूल में भेजिए, हम इनको फ्री में खाना देंगे, राइट। तो ऐसे माइलस्टोन सेट किए गए। फिर जी वहाँ के जो टीचर्स थे उनको असेस किया गया कि एक्चुअल में उनकी नॉलेज का लेवल क्या है, राइट। तो क्रिटिकल इंटरवेंशन इंक्लूडिंग स्कूल मर्जर्स, जो स्कूल मर्ज करने की जरूरत पड़ी, स्कूल्स को मर्ज किया बेटर करने के लिए, ठीक है जी। रेमिडिएशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग टीचर्स, रिक्रूटमेंट एंड रैशनलाइजेशन, टीचर्स की रिक्रूटमेंट को मतलब टीचर्स को ज़्यादा रैशनलाइज किया गया, उनके टीचिंग वे को ज़्यादा रैशनलाइज किया गया। इंस्टीट्यूशनल रीऑर्गेनाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ MIS आर इन एग्जीक्यूशन मोड सिंस जनवरी 2018। और मैंने आपको बताया कि लगभग बाय द एंड ऑफ 2020 द प्रोग्राम विल बी कंप्लीटेड, ठीक है। फिर देखते हैं क्या आउटपुट आएगा उसका। हाँ जी, प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज बीइंग मॉनिटर्ड थ्रू अ नेशनल शेयरिंग ग्रुप एंड सेंट्रल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एट नेशनल लेवल एज वेल एज स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट एट स्टेट लेवल, ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट साथ एंड नीति आयोग। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द MCA, Ministry of Corporate Affairs, and we will also cover SEBI Securities Exchange Board of India। चलिए जी, टेक केयर।